फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर्स है वह है आपका साउंड। ये साउंड चैप्टर आपको फिर से 11th में फिर से पढ़ना होगा। तो साउंड बेसिकली क्या होता है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि अभी जस्ट प्रीवियस चैप्टर ही पढ़ा था अपन ने, वर्क एनर्जी, तो उसी से रिलेटेड है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड भी क्या होता है? एनर्जी का ही फॉर्म होता है। और साउंड कैसे ट्रेवल करता है? साउंड साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नदी या तालाब में जैसे ही अपन ने एक छोटा सा वाटर फेंका, देखा होगा कि वहां इस तरीके से वाइब्रेशंस जनरेट्स होते हैं, दिस इस टाइप से। तो साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर बजाते हैं तो उसमें भी साउंड किस तरह से ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना। अब इसमें साउंड कैसे हो रहा है? एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया। तो इस तरह से साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है। तो एक टर्म यहाँ क्या आया आपका? वेव टर्म आया। तो अब वेव ये वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम which carries energy from one point to another without there being direct contact between the 2 points के बीच डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। वही लिखा यहाँ टर्म क्या? वेव। और वेव किस तरीके से वाइब्रेट करता है? कुछ इस तरीके से, दिस इज द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव बेसिकली क्या होता है? दिस इज अ वाइब्रेटिंग डिस्टर्बेंस। जैसे अपन गिटार बजा रहे हैं तो गिटार के वायर्स में, स्ट्रिंग में क्या करते हैं अपन? वाइब्रेट जनरेट करते हैं। इन ए मीडियम which carries energy from one point to another without there being direct contact। बिना डायरेक्ट कांटेक्ट से इसे वाइब्रेशंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है। जैसे यहाँ देख रहे हो, जैसे कि ये मैंने वाटर का बनाया, तो बिना एक कांटेक्ट में किए ये वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है। या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी अपन ने बजाया, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। वेव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, longitudinal waves। सेकंड, ट्रांसवर्स वेव। तो वेव बेसिकली दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका
longitudinal wave. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से समझो, जैसे कि ये है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दिस इज ए टू बी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शंस में पार्टिकल भी वाइब्रेट करना चाहिए। जैसे ये पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शंस में ट्रेवल करें जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल के, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है उसका पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शंस में वाइब्रेट करे, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स of the medium vibrate back and forth in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, in which the wave is moving, is called longitudinal wave। उसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोड्यूस इन लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस इन ऑल मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको सारे मीडियम में दिख जाएगा, आपको सॉलिड मीडियम हो या लिक्विड मीडियम हो या गैस मीडियम हो, तीनों मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगा। तो इसके जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, आप इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आप खुद घर में देख सकते हो करके। स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को एक एंड अपन ने फिक्स कर दिया और स्प्रिंग को आप खींचो, स्प्रिंग को आप खींचो और छोड़ दो, तो देखना स्प्रिंग को जैसे कि आपने खींचा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के और छोड़ दो, तो इस डायरेक्शन में बेसिकली इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहेगा। या स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दो, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दो और फिर छोड़ दो, तो भी देखना आपके इस डायरेक्शन में इस तरीके से जिस डायरेक्शन में आपने खींचा या जिस डायरेक्शन में छोड़ा, कंप्रेस करके छोड़ा, तो उसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेशन करते रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल्स वो भी आपको हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट is also the examples of longitudinal wave। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो ट्रेवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल wave travel in compression and longitudinal wave travel in compression and rarefaction
फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब आप बोलोगे सर कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शंस क्या होता है। कंप्रेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, होना चाहिए। और रेयरफेक्शंस में क्या होते हैं, बेसिकली पार्टिकल फार फ्रॉम ईच अदर, फार फ्रॉम ईच अदर। अगर पार्टिकल सब थोड़ा दूर दूर हो तो रेयरफेक्शन कहलाएगा, और पार्टिकल अगर पास पास हो तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब जैसे अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, दिस इज द पार्टिकल्स, तो ये जैसे मैंने पहला डायग्राम, इसमें पार्टिकल दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा क्लोज है, तो एक कंप्रेशन हो गया। सेकंड में पार्टिकल दूर दूर है, फिर रेयरफेक्शन हो गया। थर्ड अगेन पार्टिकल क्लोज है, तो दिस इज कंप्रेशन। और पार्टिकल दूर दूर है, तो दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। तो पार्टिकल इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो अगर एग्जाम में कभी कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो इस तरह आप इजिली डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखोगे आप, जैसे जो मैंने समझाया आपको वही लिखना है। अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ longitudinal wave in which the particles of the medium closer to one another than they normally are. Yeah, simple is the compression is that part of the longitudinal wave in which particles of the medium are close to one another. बस, yeah, this is called compression। और इसी डेफिनेशन को आपको रेयरफेक्शन में लिखना होगा। तो रेयरफेक्शन में क्या लिख दोगे आप, इसी में चेंज करोगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार फ्रॉम टू वन अनदर। बस ये हो जाएगा आपका, रेयरफेक्शन हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए, ये आपके हो गए लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्या था इसमें, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ना, दो टाइप अपन ने डिस्कस किए थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। अब देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव, जैसे ये आपका वेव ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है। और इसके जो पार्टिकल्स जो होंगे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे डायरेक्शन ऑफ वेव के
परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ट्रेवल करे। किस डायरेक्शन में ट्रेवल करे? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ट्रेवल करे। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब जिस डायरेक्शन वेव ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर पार्टिकल वाइब्रेट करे तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। मतलब इसको अगर मैं डेफिनेशंस के फॉर्म में लिखूं तो अ वेव in which the particle of the medium vibrate up and down at right angles to the in which the wave is moving is called transverse wave। अगर समझ में आए, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल vibrate करो, this is called transverse wave। A wave in which the particle of the medium vibrate up and down, this is up and down at right angle, मतलब perpendicular direction is called the transverse wave। और ट्रांसवर्स वेव अगर मैं बोलूं ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल only in solids and liquids but not gases। तो ट्रांसवर्स वेव जो ट्रेवल करता है वो सॉलिड और लिक्विड में ट्रेवल करता है, नॉट गैसेस में ट्रेवल नहीं करता। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है किस फॉर्म में बन रहा था? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, दिस इज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म में। तो ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करेगा आपका? तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव transverse wave travel in the form of crest and trough। तो ट्रांसवर्स वेव बेसिकली क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो मतलब क्रिस्ट एंड ट्रफ का मतलब इस फॉर्म में रहेगा आपका, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करना चाहिए। दीज आर द क्रिस्ट, दिस इज द ट्रफ, दिस इज द क्रिस्ट, दिस इज द ट्रफ। और पार्टिकल्स ए वाइब्रेट कर रहा है, दिस इज पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये अपवर्ड जो लूप बन रहा है इसको अपन क्रेस्ट बोलते हैं और डाउनवर्ड जो रहता है वो इसको ट्रफ बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स बेसिकली इस तरह से क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये चीज याद रखें।
अगर इसको आप क्रिस्ट को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो अपवर्ड मैंने बोला, यानी क्रिस्ट को क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन और हम इज कॉल्ड क्रिस्ट। और ट्रफ को क्या बोल सकते हैं, द डिप्रेशन। डिप्रेशन और हॉलो इज कॉल्ड ट्रफ। तो याद रखना, एलिवेशन और हम मतलब अपवर्ड को क्रिस्ट बोलते हैं, और डिप्रेशन और हॉलो को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। मतलब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते ट्रांसवर्स वेव का, तो क्रिस्ट और ट्रफ वाला डायग्राम बना लेना। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव का बोलते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये वाला डायग्राम बना देना, कंप्रेशन एंड रेयर सेक्शंस में। तो दोनों आपका काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक इसमें अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंड फिफ्थ वन इज द वेलोसिटी, या आप स्पीड भी बोल देते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो वन बाय वन सारे कैरेक्टरिस्टिक अपन एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रखना। 10th में भी जरूरत पड़ेंगे, 11th में भी जरूरत पड़ेंगे, 12th में भी जरूरत पड़ेंगे, सब जगह यूज होगा। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ। तो इसको सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। वेवलेंथ, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, वेव का, वेव ट्रेवल कर रहा है। तो वेवलेंथ क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ को बेसिकली लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ को अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive distance between two consecutive twist या ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या सेकंड तरीके से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस in which a sound wave repeats itself is called its wavelength। मतलब मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट, जैसे यहाँ से गया तो जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ जहां से साउंड वेव फिर से रिपीट होना शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो
यूनिट क्या हो सकता है माही? वेवलेंथ यूनिट क्या हो सकता है? तो यहाँ क्या मैं लिख रहा हूँ? डिस्टेंस। इधर भी मैंने क्या लिखा? मिनिमम डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया वेवलेंथ का? मीटर। अब डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड। इसको भी मैं डायग्राम से बताऊं तो ज्यादा सही रहेगा। दिस इज द वेव। तो बेसिकली इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड। कुछ भी हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इट कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो क्या लिख सकते हैं? द मैक्सिमम displacement of the particles of the medium from their original position। तो ओरिजिनल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और यहाँ भी वही चीज बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड की भी यूनिट्स वही होगी, मीटर। नेक्स्ट जो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? वन कंप्लीट ऑसिलेशंस में जितना टाइम लगा, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड to produce one complete साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना भी टाइम लग जाए दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कंप्लीट साइकिल, या बोल सकते हो कि टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कंप्लीट साइकिल या वन वाइब्रेशन। और टाइम पीरियड की कर यूनिट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड, मिनट, आवर, कुछ भी बोल सकते हो जैसा क्वेश्चन है। तो बेसिकली अपन ऐसा यूनिट ही ज्यादातर यूज करते हैं। तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या आ जाएगा? एस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल, 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हो जाए दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या आ जाएगा? मतलब एसआई यूनिट से पहले अगर मैं इसकी फॉर्मूले देखूं, क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टी।
मतलब इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि नीचे टाइम पीरियड है ना, तो 1/s, या इसको पर सेकंड बोल सकते, पर सेकंड भी आप इसको बोल सकते हो। या फ्रीक्वेंसी की डिफाइन करो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी और यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। हर्ट्ज इज आल्सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब हर्ट्ज का मतलब ही होता है आपका साइकिल पर सेकंड, इज कॉल्ड हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट ये भी होती है साइकिल पर सेकंड। नेक्स्ट बच गया वेलोसिटी ऑफ वेव, या स्पीड ऑफ वेव। तो वेलोसिटी जैसा शुरुआत के चैप्टर में पढ़ा कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। मतलब वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टी, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी को आप ये भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। जो भी क्वेश्चंस में जो भी यूज हो, ये भी फॉर्मूला सही है, ये वाले भी फॉर्मूला सही है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्या क्वेश्चन है, 25 साउंड वेव आर प्रोड्यूस पर सेकंड, 25 साउंड वेव आर प्रोड्यूस पर सेकंड। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लो, लिख लो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t टाइम पीरियड। और इसमें क्या करें, 25 साउंड, तो 25 साउंड वेव प्रोड्यूस पर सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मैंने फॉर्मूला ये भी बताया था, और फ्रीक्वेंसी का ये भी मैंने बताया था आपको, साइकिल पर सेकंड। तो पर सेकंड कितना साइकिल या वेव जो भी हो, कितना कंप्लीट हो रहा है, 25। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 25 हर्ट्ज। पूरा हर्ट्ज लिख दें या 25 एफ, ये पूरा डेफिनेशन ही दिया हुआ था। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव व्हिच टाइम पीरियड इज दिस। टाइम पीरियड 0.05 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t रख दे, 1/0.05। डेसिमल हटाएंगे, ये हो जाएगा 100/5, दिस इज 20। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 20 हर्ट्ज। तो मैंने आज आपको साउंड के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ साउंड, कुछ कंसेप्ट बताया। कल की क्लास में इसको और आगे के पार्ट्स क्लियर करते हैं साउंड का। फिर